नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आप सब योगी आत्माएं अपने हेल्थ के बारे में काफी चिंतित है। साथ-साथ में अपनी लाइफ के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी आप चिंतित है। इसीलिए आप लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हो। आवाज आती है ना? हाथ हिलाना जो वीडियो ऑन है। ओके। यहाँ हम छोटी बात कहते हैं, सिंपल सी। हेल्दी रहना ये हमारी जीवन की सबसे पहली ड्यूटी यानी फर्ज है। आप पैसा कमाओ या न कमाओ, आप आपकी सोसाइटी समाज में इज्जत कमाओ या न कमाओ, लेकिन आपको हेल्थ कमानी कंपल्सरी है। जब तंदुरुस्ती नहीं होगी तो आपका करियर कुछ नहीं करेगा, आपकी इमेज कुछ करेगी नहीं, कोई फायदा नहीं है जो भी आप मेहनत करोगे हो। और हेल्दी रहने के लिए मैं तो बोलता हूँ कि भी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ठंडी की मौसम है, लोग सुबह-सुबह में घूमने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे एक पहचान वाले भाई का फ़ोन आया, साहब मेरा बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई आ गया है, क्या करूँ? वो भाई साहब मैं देख रहा हूँ पिछली 5 साल से हर रोज़ सुबह दौड़ने जाते हैं। क्योंकि मैं कई बार सुबह में निकलता हूँ, शिविर के लिए निकलता हूँ या कहीं जाना हो, तो सुबह में मैं जब निकलता हूँ तो उनको मैं रोड पे, रास्ते में दौड़ते हुए मैंने कई बार देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भाई साहब हर रोज़ दौड़ते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो भी फिर भी क्यों बीपी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आया? अभी थोड़े ही दिन पहले एक मुंबई के फ़िल्म एक्टर वो चालू ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे और हार्ट अटैक में गुजर गए। लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो कसरत करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये मानसिकता में मत रहिए, उसमें से बाहर आइए। आप कुछ करते हो इसके लिए आपको कुछ नहीं होगा, वो भूल जाइए। जब तक आपके खान-पान में फूड की क्वालिटी की समझ नहीं आएगी, तब तक आपके ऊपर जोखिम रहेगा, रहेगा, रहेगा। ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ करना नहीं है। बाकी आप दौड़ो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, लेकिन जब डाइट का पता नहीं है, तो ये सारा गटर है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो बहुत ऐसे लोगों की घटनाएँ देखी है, जो लोग 4-4 घंटे एक्सरसाइज करने वाले हार्ट अटैक में मर जाते हैं। 4 घंटा एक्सरसाइज, इतना पसीना निकालते हैं कि आप उनकी हर रोज़ की एक्सरसाइज देख के आपको ऐसा लगे कि इतना तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन वो भी भर जुआनी में मर जाता है। तो फूड में आपकी शरीर की जो मर्यादा है, शरीर को कौन-सी चीज़ की आवश्यकता है, कौन-सी चीज़ खानी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं खानी चाहिए,
कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, शरीर में खुराक के साथ और क्या चीज चाहिए जो काम की है, वो जब तक पता नहीं है तो ये सारा प्रैक्टिस, सारी एक्सरसाइज सब कोई काम का नहीं है। अभी देखिए मैरिज सीजन चल रही है, मुझे नवाई लगती है, बहनें इतनी ब्यूटी पार्लर में जाके खर्च करती है। ગુજરાતીમાં તો મજાક કરું ઘણી વાર કે ચકલીના માળો બનાવવાના એ પૈસા આલવાના, મોઢાને બિલાડીના જેવું તૈયાર કરવાના એ પૈસા આલવાના, અને જો રાત્રે સામે મરી જાય તો આપણને બીક લાગે, ડાકણ જેવા તૈયાર થઈ અને લોકો મેરેજમાં ફરે છે. એના કરતા તો એ મેકઅપ ના કરાવે ને તો બેન સારા લાગે. એમને જોઈને આપણને એમ થાય કે આ પૈસા શું કા ખર્ચતા છે, એના કરતા વગર મેકઅપે સારા લાગતા હોય. जिस तरह हम अपनी दिखावे पे जो खर्च कर रहे हैं, इसी तरह फूड में भी वैसा ही है, खाने में भी वैसा ही है। हमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत कीन कीन दिख रही हूँ, बहन को लगेगी। जिन्होंने ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होके शादी में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ओह मैं बढ़िया दिख रही हूँ, लेकिन जब लोग देखते हैं तो लोगों को पता चलता है तो ये ब्यूटी क्वीन नहीं है, ब्यूटी कैट है, ये बिल्ली हो के आती है। तो एक्सरसाइज करने वाले को देख के भी मुझे तो हंसी आती है, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये मर जाएगा एक दिन। इतनी एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही फंस जाते हैं, वही मर जाते हैं। ये शादी की मौसम चल रही है, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, जाइए, कोई बात नहीं, खाइए, पैसा वसूल कीजिए। बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, साल में एक दो बार ही ऐसा मौका आता है जब शादियों में जाने का निमंत्रण मिलता है आपको। खाइए, खाने की मना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ उसको कैसे निकाला जाए, कि इससे उसको शरीर में डैमेज करे, इससे पहले उसको खत्म करो। नुकसान करेगा वो तो पक्का है, और क्योंकि आपने खाया है क्यों, पैसा वसूल करने के लिए। तो वसूल करने के लिए खाया है तो वो तो जहां जहां वसूली की बात आती है ना, वहां ये उसका असर दिखाता ही है। इफेक्ट तो आएगी, असर तो आएगी उसकी, लेकिन उसकी असर से कैसे बचे वो सीख लेना बहुत जरूरी है। उसको समझ लीजिए आप, तो समस्या ही नहीं आएगी। तो अभी ये शादी की टाइम चल रहे हैं, मैरिज सीजन चल रही है, तो आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए। वहां जाइए, जो चीज अच्छी लगती है थोड़ा टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसको खुराक की तरह भरपेट मत खाइए। एक बात याद रखने की, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो ही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। शादी में जाएंगे तो डिश के पास ही सलाद काटा हुआ पड़ा होता है, गाजर होते हैं, बीट होते हैं, टमाटर होते हैं, ककड़ी होती है, लेकिन वो अच्छी नहीं लगेगी आपको। अच्छा, जो तली हुई चीजें है, फ्राई की हुई है, क्रंची चीजें है, वो सब अच्छी लगेगी। तो जो अच्छी लगती है वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, वो ध्यान में रखने का। टेस्ट करो, लेकिन उसको संभाल के खाओ, टेस्ट करो, लेकिन उसको इतना मत भर लो पेट में कि वो अंदर जाके धूल धपाट करे। अच्छा, जो अच्छी नहीं लगती है सलाद, उसको कोई नहीं खाएगा, तो उसको भी आधा खाइए, साथ में आधा भी उसको भी खाइए, आधा वो भी खाइए, जो नुकसान करने वाला है उसको भी खाइए, आधा वो फायदा करने वाला है उसको भी खाइए, दोनों को बैलेंस करके चलो।
अब साइकिल चलाते हो तो गिर नहीं जाते हो, बैलेंस करके चलते हो, और बैलेंस नहीं रहेगा तो गिरोगे। तो खाने में भी साइकिल की तरह बैलेंस रखना है। जो चीज अच्छी है उसको भी न्याय देना है, क्योंकि वो आपको बचाएगा, बुरी चीजों से बचाएगा। तो थोड़ा सात्विक भी खाइए, थोड़ा तामसिक भी खाइए, थोड़ा राजसिक भी खाइए, लेकिन तामसिक और राजसिक के सामने इतना जितना तामसिक और रामसिक राजसिक खाते हो, इतना ही दोनों का जोड़ मिला के इतना सात्विक भी खाइए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये जड़ता मत जिए, जड़ता के साथ मत जिए। आप भले कच्चे खा के जीते हो, लेकिन आपको जब शादी में गए तो वहां जो भी मिल रहा है सारा थोड़ा थोड़ा टेस्ट कीजिए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कह रहे ये तो वेगन है, ये तो कच्चे खाने वाले हैं, ये तो हमारी चीजें खाएगी नहीं, आपको टोना दे, आपको ऐसी भाषा में बोले लोगों को सुनाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको भी लगना चाहिए कि भाई ये भाई साहब तो अपनी हेल्थ को ठीक रखते हैं और यहाँ भी खाने लगे हैं। हाँ, उनको इसका भी डर नहीं है। डर क्यों रखे हम? खाने का टाइम है, खा लीजिए, लेकिन वो नुकसान ना करे इसके लिए सामने सफाई भी करो। तो अभी ये शादी की मौसम में, मैरिज सीजन में, आपको जब जब आप खाने जाओ ऐसा बाहर, तो ध्यान रखो, चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, ध्यान रखो। जब पिज्जा भी खा के आइए, लेकिन खाओ मत, पियो उसको। सारी चीजें शुरू से प्लेट ले लो और एंड तक चलाओ। सारे लोग खा ले तब तक आप खाइए, धीरे धीरे, शांति से एक कुर्सी ले लेने की, जो जो चीज चाहिए वो एक एक करके ले आओ, और धीरे धीरे चबा 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 के खाओ, मजा लो। आप चबा चबा के खाओगे ना, तो ये जो नुकसान करने वाली सातिर चीजें है, वो आपके शरीर में जाके पहले से ही जब लाल रस इकट्ठा हो जाएगी इसके साथ, तो उसकी जो नुकसान करने की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो नुकसान करेगा ही नहीं। डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, पाचन फटाफट हो जाएगा, बचा हुआ कचरा भी फटाफट बाहर निकल जाएगा, आपकी आंतों में रुकेगा ही नहीं। जितनी ज्यादा रुकावट उतनी नुकसान ज्यादा, जितना ज्यादा रुकेगा इतना नुकसान ज्यादा, तो वो कम से कम समय में शरीर में से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। एनीमा की प्रैक्टिस है तो ये जितने दिन आप बाहर कोई शादी में खाने जाते हो, तो एनीमा लेते रहिए। हर रोज एनीमा ले लो, शाम को गए थे भोजन करने, दूसरे दिन सुबह में एनीमा ले लो, निकालो उसको, ध्यान रखो। अच्छा, मान लो ज्यादा खा लेते हैं और एनीमा से भी नहीं निकले, ऐसी नौबत आ जाती है, तो मल शुद्धि की गोली भी है हमारे पास। हाँ, एक एक गोली 1 रुपये के ही खर्च की है, ज्यादा नहीं। 500 रुपया चंदा वसूल करो और 1 ही रुपये में उसको निकाल दो। एक गोली ले लो, सुबह में पेट साफ, उसको निकालते रहिए। मजा भी करो लेकिन नुकसान से बचो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो रिस्क लो, लेकिन रिस्क आपको मार न दे, उसका ख्याल भी रखो। हाँ, मजा भी लो और नुकसान से बचो, हम तो यही सिखाते हैं। हाँ, मैं तो अभी तो ये इलेक्शन की मौसम है ना, चुटनी चल रही है, मैं तो सबको बोलता हूँ कि जितने पार्टियों की जहां जहां मंडप लगे हुए हैं प्रचार के, और वहां जितने भी नाश्ते मिलते हैं वो जाओ और खाओ, सबको जाके हाथ मिलाओ और खाओ। लेकिन वोट जिसको देना है उसको ही देने का। सबको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो मेरे मुझे वोट देगा, उस दूसरे को लगेगा मुझे देगा, तीसरे को लगेगा ये मुझे देने वाला है। सबको खाओ, सबके जगह जाओ, और वोट तो जिसको, हाँ, जो देश के लिए काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि लोग आके खा जाते हैं और वोट नहीं देते।
करो सही, काम जो करना है उसकी इफेक्ट आपको देख के ही करना है। देखो, आप वोट देते हो तो वोट में भी आपको ध्यान रखना है कि आपके वोट से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा, आपको क्या फायदे हो सकते हैं और देश को क्या फायदे हो सकते हैं, आपको क्या नुकसान हो सकता है, देश को क्या नुकसान हो सकता है, वो ब्रॉड माइंड में देख के ही वोट करो, ऐसे मत दो। हाँ, देशदाज वाली पार्टियां, देश प्रेम वाली पार्टियां, जो राष्ट्र को पहले ध्यान में रखते हैं, हाँ, उनके नेता में थोड़े आगे पीछे करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग तो पॉलिटिक्स में अच्छे होते ही नहीं है। ऐसे ही लोग जाते हैं, वो जिसकी खुद को पता है कि मुझे मेरी इमेज बिगाड़नी है, वही राजकारण में जाते हैं। अच्छे तो मिलने वाले नहीं है, लेकिन कम खराब को ढूंढो, जो देश को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। हाँ, तो आपका जो कर्म है उसकी कहाँ कहाँ इफेक्ट आती है, आपके वोट से आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके इलाके में क्या इफेक्ट आने वाली है। हाँ, उस सबको देखो, दुनिया में इसकी इफेक्ट क्या आ सकती है वो भी देखना चाहिए। तो इसी तरह जैसे वोट का महत्व है, इसी तरह आपका खाने का भी महत्व है। आप जो भी चीज खाते हो, वो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भी ये खा रहा हूं मैं, मजा तो आ रही है यार खाने में, लेकिन मजा के साथ सजा न मिल जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सजा नहीं मिल जानी चाहिए। तो खाने में चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। हाँ, और ये आदत कर लो। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा बाहर खाने जाओ तभी चबा के खाओ, ऐसा नहीं है। कच्चा भी खाते हो तभी चबा के खाओ। जितना खुराक अपने मुंह से जठर में, स्टमक में जाए, इतनी ही अपनी मुंह की सलाइवा साथ में खुराक के साथ जानी चाहिए। जब आपको ये आदत हो जाएगी तो फिर आप कहीं भी जाओगे, किसी भी पार्टी में जाओगे, हाँ, चाहे कच्चे वालों की पार्टी में जाओ या पकाए वालों की पार्टी में जाओ, आपको कहीं जो भी खाओगे उसका नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। चबा के खाने की आदत। दूसरा, तली हुई चीजें हो सके इतनी कम खाइए। और खाना भी है, खा भी लिया मान लो, तो उसके सामने अच्छी चीजें, जैसे कि फ्राई ऑयल जो है, रिफाइंड तेल, तो जितना रिफाइंड तेल शरीर में जाता है उससे 2 गुना फिल्टर या कच्ची घानी का तेल आपके शरीर में डालना पड़ेगा। जहर जहर को मारता है, ये बात याद रखो। जहर जहर को मारता है। आपने थोड़ा जहर लिया तो उसके नुकसान से बचने के लिए दूसरा जहर चाहिए, तो वो अच्छा, जो इसकी इफेक्ट को कम करे। तो आपने रिफाइंड तेल खाया है, तली हुई चीजें खाई है, तो जितना तेल आपके शरीर में रिफाइंड का, तली हुई का या फ्राई हुआ तेल जाता है, इससे 2 गुना फिल्टर तेल, कच्ची घानी का तेल आपके शरीर में जब आप डालोगे धीरे धीरे करके, तो जो ब्लॉकेज हो गए हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो सामने धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, निकल जाएगा। साथ साथ में चर्बी को तोड़ने वाला खुराक भी, चर्बी को तोड़ने वाला खुराक यानी खट्टी, नींबू जैसे, आंवला जैसी फल जो खट्टे हैं, तो सुबह सुबह में, और शादियों में तो रात को ही खाना है, दोपहर को या रात को खाना है, तो सुबह में, रात को दबा के खा के आए हो, पैसा वसूल करके आए हो, तो सुबह में उठ के दोबारा नाश्ता मत करो। सुबह में आप 1-2 ग्लास या 3 ग्लास नींबू का पानी, नींबू रस पी लो। इसमें दूसरी कुछ चीजें मत डालो। नींबू के अंदर कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, शहद बेहद नहीं डालोगे इतना अच्छा ही है। अकेला नींबू ले लो, 1 या 2 नींबू ले लो, नींबू, लेमन, और उसका जूस निकाल दो, और फिर उसको सुबह में पी लो। हाँ, आपको टॉयलेट करना है, पेट साफ करना है, तो थोड़ा ठंडी की मौसम है तो थोड़ा वार्म कर लो,
थोड़ा सा वार्म करना है, ज्यादा उबालना नहीं है पानी को, थोड़ा सा वार्म करके। हाँ, एसिडिटी है तो आपको नहीं पीना है, खट्टे नींबू का पानी नहीं पीना है, ये ध्यान रहे। तो हर रोज सुबह में 1-2 ग्लास नींबू का जूस पिया करो, जो आपके अगले दिन खाए हुए जो भी चर्बी है, खराब तेल है, वो सब की इफेक्ट से बचाएगा, पेट साफ रखेगा, थोड़ा वार्म होगा तो पेट भी सफाई करेगा। एनिमा लिया करो, और जो भी खाओ उसको चबा चबा के खाने की आदत डालो। लोग शादियों में इतने पैसे खर्च करते हैं, 1-1 हजार, 1500 रुपये की थाली का खर्चा करते हैं, और मेहमानों को बुलाते हैं, भाव और आवकार देते हैं, और फिर उन मेहमानों को ये 1500 रुपये की थाली खिलाते हैं, जो हराहर जहर से भरी पड़ी होती है। तो आपको लोग, आपके रिलेटिव बुलाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, नहीं खाओगे तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो खाने के बाद आपको नुकसान न करे, उसका भी ध्यान रखो आप। और ये जिम्मेदारी आपकी है, वो मेहमान नहीं बोलेगा कि मेरी 1500 वाली थाली में आपको इतना इतना नुकसान होने वाला है, तो ये दवाई का खर्चा मैं दे दूंगा आपको। वो सामने वाला बोलने वाला नहीं है, वो बताएगा नहीं, उसको पता भी नहीं है कि मैं लोगों को क्या खिला रहा हूँ। हाँ, ये तो ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा। तो तेली तली हुई चीजें से, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है, वो चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादातर नॉनवेज के मसालों से भरे पड़े होते हैं। ये इस बार की सफारी का मैगजीन एक आया है, ये अंक है नवंबर का, ये सफारी। हाँ, ये देखो, ये कोई पढ़ने वाला कोई मैगजीन आता है तो ये सफारी, सफारी जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में सफारी आनी चाहिए। गुजराती में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो ये सफारी में इस बार का जो मैगजीन आया है मंथली, इसके अंदर आपको एक पूरा लेख आया है, इसमें बताया है कि भी आप जो चीज को वेज मानते हो, कि भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं ये चीजें वेज ही खा रहा हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप मानते हो वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें नॉन वेज की प्रोडक्ट अंदर इंक्लूड की होने के सबसे ज्यादा चांस है। ऐसी काफी लिस्ट बताई हुई है मैगजीन में। आपको, आप ये सुनो, पढ़ोगे ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी। अरे, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, सबकी प्रोडक्ट में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा ही मिलेगा आपको। आप आंख बंद करके उसको वेज मान के खा रहे हो, लेकिन वो वेज होता ही नहीं है। नॉन वेज की कई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको वेज बता के खिलाई जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जितनी चाइनीज थाई प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा ये नॉन वेज प्रोडक्ट्स की चांसेस है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समाज में रहते हो तो आपको सब जगह आप अवॉइड नहीं कर सकते, खाना भी खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लोगों को नाराजगी न हो जाए इसके लिए उनके साथ व्यवहार में बैठना पड़ता है। हाँ, वो खिलाते हैं, वो थोड़ा चखना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो रावण के दरबार में विभीषण रहता था, कि भाई पूरी आसपास की पूरी दुनिया ही रावणों की थी, लेकिन वो राम को बचता रहता था। हाँ, वो मौका ढूंढ रहा था कि भाई कब राम आए लंका में और हमको मुक्ति दिलाए और हमको दर्शन हो जाए। तो ये आपको, आपके घर में, आपकी होटल में, आप जहां भी हर रोज खाने जाते हैं, आप जितने भी पहचान वाले हैं, सगा संबंधी है, जहां भी जाते हो, सब जगह ये गलत चीजें ही खाने को मिलने वाली है, सब जगह, चारों साइड। लेकिन वो गलत चीजों में से मुझे नुकसान न हुए, इसके सामने मुझे और क्या सामने खा लेना चाहिए, सफाई कैसे करनी है, वो भी आपको सीख लेनी जरूरी है। और ये आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप नहीं रखोगे ना, तो फिर कोई करने, कोई बताने वाला नहीं है, सिवाय के हमारे जैसे लोग आपको बताएंगे कि आपको ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है।
बाकी कोई बताने आएगा नहीं आपको, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, हर बार हमको मौका कम मिलता है क्वेश्चन आंसर का, 10 मिनट अभी बाकी है। जिनको कोई क्वेश्चन है अपना वीडियो ऑन करे और हाथ हिलाए तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। मनीषाबेन दवे। સર મને 3-4 દિવસથી શરદી બહુ થઈ ગઈ છે. જી હવે એનડીએસ ચાલુ જ છે મારું, એમાં કોઈ ભૂલ નથી. શરદી ક્યારે થાય આ વસ્તુ સમજો કે જ્યારે કોઈ ઘર્યા પદાર્થો વધારે પડતા ખાવામાં આવે અને ગરપણનું કામ છે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એટલે કે સુગર આપવાનું ગરપણ, અને આ ગરપણ જ્યારે વધારે શરીરમાં જાય અને સામે શારીરિક શ્રમ ઓછો થઈ જાય ત્યારે આ ગળ્યા પદાર્થો એ કફમાં કન્વર્ટ થાય. એટલે પહેલા તો ઠંડો અને ગળ્યું આ બે ચીજો તમને કફ કરે છે. હવે તમારે જલ્દી રાહત જોઈતી હોય અને શરીરને નુકસાન થયા વગર રાહત કરવી હોય તો 24 કલાકનો નિર્જરા કરી નાખો. 24 કલાક નિર્જરા કરી નાખો. એનીમાં લેતા રહેવાનું દર 2-3 કલાકે, એટલે પાણી શરીરને જોઈતું મળી જશે. નિર્જરા કરશો એટલે બીજા જ દિવસે તમને રાહત થઈ જશે, એકદમ રાહત થઈ જશે. હવે જો નિર્જરા તમે ઉપવાસ નથી કરતા અને એન્ટીબાયોટિક લો છો તો એન્ટીબાયોટિક કોઈ બી પ્રકારની લો તમે તો હું એમાં માનું છું કે એ આપણા પગ ઉપર આપણે જાતે કુહાડો મારવા બરાબર છે. કારણ કે એન્ટીબાયોટિક તમે લેશો એટલે તમારા આંતરડાઓમાં રહેલા પ્રોબાયોટિક બેક્ટેરિયા, જેને ગટ બેક્ટેરિયા કહીએ છીએ, આ બધા મરી જશે જે વિટામિન્સ બનાવવાનું કામ કરે, તમારું પાચન સારું કરવાનું, ડાયજેશન સારું કરવાનું કામ કરે. પહેલા એને ખતમ કરીએ છીએ પછી પેલા શરદીના વાયરસને મારીએ છીએ. એટલે એન્ટીબાયોટિક લેવી એના કરતા એક દિવસ નિર્જરા ઉપવાસ કરી અને સાજા થઈ શકાતું હોય તો એન્ટીબાયોટિક ન લેવી જોઈએ. એની તમને એક દિવસની દવા 1 મહિનાના વિટામિન્સની ઉણપ આપે. 1 મહિનો તમારું શરીરમાં જેટલું વિટામિન બનવાનું હોય આ તમને નુકસાન કરે. એટલે શક્ય હોય તો ઉપવાસ કરી લો અને બહાર જે જઈને ખાવાની અત્યારે ચાલતી હોય સિઝન તો થોડી અવોઇડ કરો. આખો દિવસ ઉપવાસ કરો અને રાત્રે જમવા જવાનું હોય તો છેલ્લે રાત્રે જ જાઓ અને ત્યાં ગયા પછી થોડા હોટ એન્ડ સોર જેવા સૂપ ને એવું વધારે લો. મીઠાઈઓ ઓછી ખાવાની, નહીં ખાવાની, ખાલી ટેસ્ટ કરવાની, ચાખવાની, એનો ખાવાનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. બરાબર? તો તમને તાત્કાલિક રાહત થઈ જશે. હું તો એમ કહીશ કે એલોપેથીની એન્ટીબાયોટિક ન લેવી જોઈએ કે આયુર્વેદની બી ના લેવી જોઈએ. કોઈ બી એન્ટીબાયોટિક ન લેવી જોઈએ કારણ કે એ શરીરને ફાયદો ઓછો કરે, નુકસાન વધારે. ચલો અસ્મિતાબેન. ચારણ. નમસ્તે. હા બોલો. નમસ્તે સરજી. બોલો. હા, મને પથરી છે, હર્નિયા છે, સારંગાંઠ છે, બીપી છે અને મારે ગ્રીન જ્યુસ ચાલુ કરવું છે તો ક્યાં ક્યાં પત્તાનો ઉપયોગ કરું? અત્યારે તમે શાક માર્કેટમાં જાઓ એટલે પાલક મળે, લીલા ધાના મળે, ફુદીનો મળે, મૂળાના પાન મળે, મેથી મળે. હવે આટલા તો એમાં સર પથરી છે ને, પથરી છે તો પાલકની ના પાડે. પથરી છે છતાં પાલક અંદર ન ખાય. પાલકનો તમે ગરમ કરીને શાક કરીને ખાઓ, એનો સૂપ બનાવીને પીવો તો પથરી વધે, મોટી થાય. અને એ પાલકને કાચા ચટણી બનાવો, એના જ્યુસ કાઢીને પીવો તો એ પથરી ન કરે બેન. બરોબર? તમારે ગ્રીન જ્યુસ ચાલુ કરવું છે. બધા પાંદડા લેવાના અને સાથે તમારે ખાટા એટલે કે લીંબુ સૌથી વધારે લેવાનું. ખટાશ થી પથરી ઓગળે બેન. બરોબર? એટલે લીંબુ પાણી ઉપર કેટલા mm ની પથરી છે? મારે પિત્તાશયમાં છે 9.5 mm ની. ઓ પિત્તાશયમાં છે, એટલે પિત્તાશયની પથરી તમારે હર્નિયા છે. પિત્તાશયની પથરી માટે તો તમારે લીવર ક્લિન્જિંગ ની આખી એક પ્રોસેસ આવે છે, એ કરવી પડશે તમારે. ક્યાં રહો છો? ઉપલેટા. ઉપલેટા. તો તમે રાજકોટમાં જઈ શકતા હોય તો એક વખતે જઈ આવો અને કાં તો મને
ચાલુ દિવસે 4 વાગ્યા પછી ફોન કરજો તો હું તમને હા. આખી સિસ્ટમ સમજાવીશ. કારણ કે પિત્તાશયની હમ. પથરીને ઓગાળવામાં થોડો લાંબો સમય લાગે છે અને હા. થોડી પદ્ધતિસર કામ કરશો તો એનો લાભ મળશે તમને. પણ છતાંય તમે ખટાશ સાથે કાચું ખાવાનું ચાલુ કરી દો, રાંધેલું બંધ કરી નાખો ટોટલી. એટલે તમને હા, તો સવારે એમનેમ ભૂખ્યું રહેવાનું સાવ. સવારથી બપોર સુધી કંઈ ખાવાનું નહીં. બપોરે લીલા એમને પાંદડા, વહેલું સવારે ઉઠીને નૈણા કોઠે પાણી પીએ તો ચાલે? તરસ લાગી હોય તો પીવાનું, ન લાગી હોય તો નહીં પીવાનું. હા હા હા. બરોબર. બપોરથી લઈ હા. અને સાંજ પડે ત્યાં સુધીમાં જે કંઈ ખાવું હોય કાચું જ ખાવાનું, ખાટા ફળ વધારે ખાવાના. બરોબર. તો તમારી એ પિત્તાશયની પથરી મોટી થવાની તો અટકી જશે, ધીરે ધીરે ઓગળવાની ચાલુ થશે, એટલે તમને સમસ્યાઓમાંથી બચી જશો અને લાંબા સમયે ધીરે ધીરે ઓગળી જશે. અને રાજકોટ જવાનું થાય તો ત્યાં રોશનીબેન હોય છે, એમના જોડે આખી લીવર ક્લિન્જિંગની પ્રોસેસ સમજી લેજો, કાં તો મને ફોન કરજો તો હું સમજાવીશ. તો એ તમે અઠવાડિયામાં એકવાર એ પ્રયોગ કરશો તો ધીરે ધીરે તમારી પથરી ઝડપથી ઓગળી જશે. બરોબર. ઓકે કારણ કે એ થોડો ઓકે લાંબો સર. વિષય છે સમજવા માટે. હા, અને આ આપણે ઓલું સેમિનાર ભર્યો તો 12-13-14 દિવસનો, એનું ક્યાં? સર્ટિફિકેટ આપવાનું કહેતા હતા, એ કઈ હજી મળ્યું એ નથી. ના, એ યોગ બોર્ડ વાળા નહીં આપે બેન સર્ટિફિકેટ. અચ્છા, એવું છે. હા. ઓકે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. ચાલો રીનાબેન બોલો, અનમ્યુટ કરો માઈક. હા હા સર, મારે છે ને બે હાથના કાંડા હોય ને ત્યાં નસ ચોંટી હતી આજથી 1 વર્ષ પહેલા. એટલે એનું ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું હતું નસ ખોલવા માટે. પછી ફરીથી અત્યારે કાંડાની બીજી સાઈડ પાછું દુખાવો ત્યાં શરૂ થયો. એટલે પાછું એ ડોક્ટરે તો ઓપરેશન જ કીધું, પણ પછી આયુર્વેદિક ડોક્ટર જોડે ગઈ. એટલે એમણે એવું કીધું કે તમારે ઓપરેશન ના કરશો, આવી બધી દવાઓ લો તો તમારે મટી જશે એમ. તો આપણા જે સિસ્ટમ છે એમાં હું શું કરું તો મારા હાથની નસ ચોંટે નહીં. વજન કેટલું છે અને ઉંમર કેટલી છે? મારી 35. વજન? મારું 76. હા, પેલા તો 60 ની અંદર લઈ આવો બેન. હા, 60 થી અંદર વજન કરી નાખો. હા, એટલે કાચા ઉપર રહો, લીલું ખાઓ અને અનાજમાં લિટલ મિલેટ એટલે કે જે આપણો ઉપવાસના જે અનાજ છે, તાંદરા, કુદરી, સામો, મોરૈયો, રાજગર, આવા અનાજ એકવાર એ ખાવાના, સાંજે એકવાર એ ખાવાના, પણ બનાવવાના એને પકાવવાના બપોરે રાંધ્યા પછી ઠંડા થાય એટલે એમાં દહીં નાખીને મૂકી રાખવાના, રાત્રે એને ઠંડા ખાવાના. એના જોડે શાકભાજી, ચટણી, અથાણું ખાઈ શકાય. દૂધ, ચા, કોફી છોડી દેવાની. મીઠું નહીં નાખવાનું? ના, મીઠું એમાં નહીં નાખવાનું. એના જોડે જે શાકભાજી ખાઓ એમાં મીઠું લઈ શકો છો. બરોબર. તો સવારથી બપોર ઉપવાસ, બપોરે લીલા પાન, બપોરથી સાંજ સુધી કાચું, રાત્રે એકવાર રાંધેલું અનાજ. પણ એ અનાજ રાંધવાનું બપોરે, ઠંડુ થાય એટલે દહીં નાખીને મૂકી રાખવાનું ઢાંકીને, અને સાંજે ઠંડુ ખાવાનું, એને પાછું ગરમ નહીં કરવાનું. તમે આ રીતે સિસ્ટમ ઉપર રહો એટલે તમારું વજન ધીરે ધીરે ઘટશે, 60 ની અંદર આવશે, લીલું જશે અને દહીં સાથેનો અનાજ જશે. એટલે વિટામિન્સ જે તમારી નસો ચડી જવાના માટે કે જે કે બીજી ગડબડો થાય છે જે વિટામિનોના ઉણપના કારણે, એ બધામાં તમને લાભ મળવાનો ચાલુ થઈ જશે અને પછી ભવિષ્યમાં ફરી સમસ્યાઓ નહીં આવે. બરાબર. પણ સાહેબ દહીં ખાવાની ના એટલે ખટાશ ખાવાની ના પાડી, તો દહીં મોળું દહીં ખાવાનું? નહીં, ડોક્ટરો તો તમને ખટાશ ખાવાની ના પાડશે. તમને ડાયટ બદલવાનું તો એમને કીધું નહીં, એમને દવા આપી, પણ ડાયટ બદલાયો કઈ? ના, આયુર્વેદિક ડોક્ટરે ખટાશ ના પાડી. આયુર્વેદ ડોક્ટર હોય કે એલોપેથી હોય, તમને ડાયટ બદલાવતા નથી. આપણે ડાયટ જ બદલી કાઢવાનું. આપણે કાચા ઉપર આવી જવાનું. કાચું ખાવ એટલે ખટાશ નડે ના, રાંધેલું ખાવ તો જ ખટાશ નડે. એટલે આમળાનો જ્યુસ પીવું તો ચાલે? હા, લેવાનું. હા, પણ રાંધેલું બંધ કરી દેવાનું. ચા, દૂધ, કોફી બંધ કરી દેવાની. ખાલી દહીં ખાવા લાયક છે એ રાત્રે અનાજ સાથે, રાંધેલા અનાજ સાથે 1-2 ચમચી ખાવાની છે, અને એ બપોરે નાખ્યા પછી સાંજે ખાવાની છે. એટલે એ તમારે ખાસ ઉપયોગમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે. લિટલ મિલેટ બહુ કામના છે. આવતું વર્ષ ભારત સરકાર લિટલ મિલેટ વર્ષ તરીકે ઉજવણી કરવાનું છે. એટલે લોકોને નાના દાણાવાળા અનાજનું મહત્વ ખબર નથી. એ શરીરમાં કેટલા બેનિફિટ આપે છે એ બધાનો નોલેજ નથી. એટલે સરકાર જયારે આનો પ્રચાર પ્રસાર કરશે ને, એટલે લોકો આ મિલેટ શોધવા દોડશે કે ભાઈ ક્યાં મળે, શું છે આ. એટલે અત્યારથી તમે જાગી જાઓ.
અને એના પ્રયોગો એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો આ બધી સમજ કેળવી લો. મારી ઈ બુક ની અંદર બી લિટલ મિલેટ ની રેસીપી ની વિગતો આપેલી છે, એટલે હું ગ્રુપમાં મૂકતો હોઉં છું. હા મેં વાંચેલી. હા, તો એની અંદર લિટલ મિલેટ કઈ રીતે પકાવીને ખાવા એ વિગતો છે.